तो जीव विज्ञान की इस कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हमने दो वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, इसलिए ताकि दोनों जो है वो अलग अलग रूप में एक साथ जो आपके ध्यान में आ जाए। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जायन भाग जो होता है उसमें जो अंडक है उस अंडक में बीजाणु जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पर? उसके अंडाशय में। और ये बीजाणु जो है वो काम करता है गुरु बीजाणु धानी का, जिसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। अब इस गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसको हम देखें। तो पहले इसकी परिभाषा नॉर्मल सीधा है। परिभाषा के अंदर यदि देखें तो एकदम नॉर्मल सीधी सी इसकी परिभाषा है। इसके अनुसार यदि हम देखें तो गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु धानी में, ये गुरु बीजाणु धानी है, ध्यान में रखें, बीजांड जो है वो गुरु बीजाणु धानी का काम यहाँ पर करता है। तो गुरु बीजाणु धानी में एक अगुणित गुरु बीजाणु जन कोशिका से एक द्विगुणित गुरु बीजाणु जन कोशिका से एक अगुणित गुरु बीजाणु जन का बनना, या कह सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो एक द्विगुणित कोशिका है, इससे अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस अर्धसूत्री विभाजन से एक अगुणित गुरु बीजाणु जो है उसका निर्माण यहाँ पर होगा। यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है इसको अभी देखते हैं। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा गुरु बीजाणु धानी में एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, वो चित्र के द्वारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो नोटबुक में आपको नोट्स वगैरह में जो है वो अवेलेबल करवाया हुआ है। यहाँ पर हम एक ही जगह पर ये चीज देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगी। सबसे पहले ये एक अल्प विकसित या शुरुआत में एक पुष्प में बनने वाला जो बीजांड है वो है। इस बीजांड में ज्यादातर हिस्सा जो है वो बीजांड काय का है, जिसमें ज्यादातर या सभी मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। इनमें से कोई एक मृदुतकीय कोशिका जो है वो प्रारंभिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। तो प्रारंभिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इनके अंदर बनती है। ये अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, इसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है और जीव द्रव्य जो है वो भी सघन हो जाता है। अब यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे टोटल कुल मिलाकर 4 गुरु बीजाणु जो है वो इसके अंदर बनेंगे और ये चारों गुरु बीजाणु जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे और एक चतुष्क का निर्माण करेंगे जो एक रेखीय चतुष्क होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित ये रहेगा। अब इस रेखीय चतुष्क में 4 अगुणित गुरु बीजाणु हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो हैं जो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर पाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं और निभागीय सिरे का जो गुरु बीजाणु है वो एक्टिव या फिर सक्रिय रहता है। यही सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो आगे जाकर काम करता है मादा युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका का, यानी मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का ये विकास करेगा। अब ये भ्रूणकोश का विकास कैसे करता है उसको देखें। तो ये 3 जो है वो इनएक्टिव हो गए या निष्क्रिय हो गए, केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो बचा हुआ रहा। अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाता है और आकार में ये बहुत ज्यादा स्थान जो है वो घेर लेता है इसे बीजांड काय का। अब इसके बाद में इसमें जो अगुणित केंद्रक है वो अगुणित केंद्रक विभाजित होता है और ये अगुणित केंद्रक विभाजित होकर फिर बनाता है 2 केंद्रक। पहला समसूत्री विभाजन इसमें होता है, 2 केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक केंद्रक चला जाता है निभागीय सिरे पर, एक केंद्रक चला जाता है बीजांड द्वारीय सिरे पर। यहाँ पर इन दोनों केंद्रकों में अब लगातार 2 समसूत्री विभाजन और होते हैं। पहले समसूत्री विभाजन से प्रत्येक सिरे पर 2 केंद्रक और फिर बाद वाले समसूत्री विभाजन से प्रत्येक सिरे पर कुल 4 केंद्रक जो है वो बन जाते हैं। इनके बीच में एक बड़ी रिक्तिका जो है वो विकसित हो जाती है, जिससे इसका साइज या इसका आकार जो है वो भी बढ़ जाता है।
तो एक बड़े आकार का भ्रूणकोश जो है वो यहाँ पर बन गया। अब ये बड़े आकार का भ्रूणकोश जो है वो इसमें बना हुआ है, तो इस भ्रूणकोश में चार केंद्रक जो है वो प्रत्येक सिरे पर आ गए। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक वापस बीच में आता है और ये दोनों केंद्रक बीच में आकर बनाते हैं ध्रुवीय केंद्रक। दोनों ध्रुवों से आए हैं इसलिए इनको ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। इसके बाद में यहाँ तक ध्यान में रखेंगे, अभी तक इसमें 8 केंद्रक बने, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए एक ही कोशिका में 8 केंद्रक हैं। अब कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है, दोनों सिरों पर कोशिका भित्ति बननी शुरू होगी। बीजांड द्वारीय सिरे पर जो एक केंद्रक है उसके चारों ओर भित्ति बनेगी और वो बीच वाली 3 कोशिकाएं जो हैं वो बनेगी। इन 3 कोशिकाओं में से बीच वाली कोशिका कहलाएगी, इसको बड़े रूप में हम यहाँ पर देख लें, बीच वाली कोशिका जो है वो बनाती है अंडे कोशिका। इसके दोनों ओर जो 2 अन्य कोशिकाएं हैं वो दोनों कोशिकाएं काम करती हैं सहाय कोशिका का, और ये दोनों कोशिकाएं जो हैं, दोनों सहाय कोशिकाएं और एक अंड कोशिका, ये दोनों मिलकर बनाते हैं अंड समुच्चय। तो इस प्रकार से एक अंड समुच्चय जो है वो बन जाता है कहाँ पर, बीजांड द्वारीय सिरे पर। दूसरे सिरे की बात करें, दूसरे सिरे पर भी जो 3 केंद्रक हैं, 3 केंद्रकों के चारों ओर एक कोशिका भित्ति बनती है और उससे 3 कोशिकाओं का एक समूह है इसमें बन जाता है, बड़े रूप में यहाँ पर दिखा दें, ये कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्योंकि बीजांड द्वार का मुख है, बीजांड का मुख है बीजांड द्वार, ये इससे उल्टे सिरे पर है इसलिए इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और अंड समुच्चय की 3 कोशिकाएं, 3 और 3 6। बीच वाली ये सारी कोशिका जो है, ये पूरा भाग है, ये एक ही कोशिका का कार्य करता है और इसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। इस केंद्रीय कोशिका में प्रारंभ में 2 अलग अलग अगुणित केंद्रक हैं जिनको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, लेकिन यही दोनों ध्रुवीय केंद्रक बाद में जाकर एक साथ समेकित हो जाते हैं और एक साथ समेकित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। इस द्विगुणित केंद्रक को हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक। इस प्रकार से अंत में जाकर ये संरचना भ्रूणकोश के रूप में यहाँ पर पूर्ण विकसित होती है और ये भ्रूणकोश जो है वो काम करता है किसका, मादा युग्मकोद्भिद का। मादा युग्मकोद्भिद वो संरचना जिसमें मादा युग्मक यानी अंड कोशिका बनेगी। ये अंड कोशिका जो है वो यही मादा युग्मक है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण और मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का विकास होता है और किस प्रकार से उस परागकण में मादा युग्मक, एक परागकण में दो नर युग्मक जो हैं वो बने थे और मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका यानी एक मादा युग्मक बना है। ये आगे जाकर कैसे आपस में जुड़ते हैं, इसके बाद में कैसे ये एक पूरे जीव का, पादप का या भ्रूण का निर्माण करते हैं, वो सारे जो है वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो है इसमें हमने पढ़ा कि गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो काम करता है मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण का। और मादा युग्मकोद्भिद जो पूरी तरह से एक गुरु बीजाणु जो है वो पूरी तरह से विकसित होकर एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना मादा युग्मकोद्भिद के रूप में बनाता है। अब 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय कैसे, इसको थोड़ा सा और ध्यान में रख लें। इसमें 7 कोशिकाएं हैं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 अंड समुच्चय की कोशिकाएं और 1 केंद्रीय कोशिका। 3 3 6 और 1 7 कोशिकाएं 7 हैं, लेकिन केंद्रक देखें 1 2 3 3 3 6 और 1 2 8 केंद्र की ये संरचना कहलाती है। बाद में जाकर जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इसमें ये 7 कोशिकाएं जो बनी हैं, इन 7 कोशिकाओं में से या 7 केंद्रकों में से ये 6 जो कोशिकाएं या केंद्रक हैं वो तो है अगुणित, ये सारी अगुणित हैं। लेकिन बाद में केंद्रीय कोशिका में जो द्वितीय केंद्रक बनता है वो कैसा है, द्विगुणित। तो द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है, बाकी सभी केंद्रक जो हैं वो अगुणित प्रकार के होते हैं। तो अंतिम रूप से निष्कर्ष यही निकला कि पादप के अंदर एक नर भाग जो है उसमें परागकण बनते हैं और उन परागकणों में 2 नर युग्मक बनते हैं और
मादा भाग या दयांग जो है उसमें एक अंड कोशिका जो है वो बनती है। इससे आगे लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो स्टेप या जो चरण आते हैं उनको हम अगले पाठ में, तीसरे पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक दूसरा चैप्टर जो है वो हमारा पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।